जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो अधिगम का वक्र, उसके बाद आप लोगों ने अधिगम का पठार पढ़ा। ठीक, तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा अगला वीडियो है वो है रुचि तथा ध्यान। ठीक, तो रुचि तो आप लोग जानते होंगे। ठीक कि भाई, जो काम हमको पसंद होता है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है, हमारी उसमें रुचि होती है। और ध्यान का मतलब अटेंशन, मतलब किसी एक वस्तु पर अपनी जो चेतना है उसको केंद्रित करना, अपना ध्यान केंद्रित करना किसी वस्तु पर, वही क्या होता है? ध्यान होता है, अटेंशन होता है। मतलब किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचना। शब्द तो आप लोग जानते होंगे कि रुचि और ध्यान का मतलब क्या होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हुए हैं, उन पे हम लोग चर्चा करते हुए रुचि तथा ध्यान के बारे में समझेंगे। ठीक, और एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि रुचि का अर्थ बताते हुए बालकों को उनके कक्षा कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के उपाय बताइए, या ध्यान की परिभाषा लिखते हुए रुचि तथा ध्यान का संबंध बताइए। तो लिखा है कि भाई, बालकों की शिक्षा में रुचि का अपना विशिष्ट स्थान होता है, ध्यान का भी रुचि से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, अब भाई शिक्षा में रुचि का स्थान तो रहेगा ना, क्योंकि बालकों की जिस सब्जेक्ट में रुचि रहेगी उसको अच्छे से पढ़ेगा। या टीचर अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, अगर कोई भी सब्जेक्ट साइंस पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर उसने उस सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि को उत्पन्न कर दिया ना, तो वो टॉपिक बहुत ही अच्छा बन जाएगा और उसको बालक अपनी रुचि से पढ़ेंगे। तो इसलिए शिक्षा में रुचि का अपना विशिष्ट स्थान होता है। ध्यान का भी रुचि से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, क्योंकि अगर हमको मैथ में रुचि है तो हम मैथ को ध्यान लगा के पढ़ेंगे। समझे ना कि कैसे रुचि और ध्यान एक दूसरे से संबंधित है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और व्यक्ति का भाई एक स्वाभाविक गुण है चेतना। ठीक, इसी कारण इसे विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है, इसी से ही। और चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को ध्यान कहते हैं। ध्यान तथा रुचि के संबंध के विषय में मैकडूगल ने भाई लिखा है, और ये कथन आप याद कर लीजिए। ठीक, कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है। ठीक, इसको आप याद कर सकते हैं मैकडूगल का कथन। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, या डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और आगे है, ड्राइवर ने कहा है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, और मैकडूगल ने कहा है कि रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है। ठीक, तो ड्राइवर मैकडूगल के अनुसार आपने देखा कि रुचि क्या होता है। अब इसी तरह हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि ध्यान से क्या तात्पर्य है। ठीक, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है, देखते हैं भाई। ध्यान या अवधान, इसको हम लोग अवधान भी कहते हैं, या इंग्लिश में अटेंशन। 2015 में क्वेश्चन आ भी चुका है। देखते हैं, लिखा है कि संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक, जिनके बारे में सुनते हैं तो आकर्षित होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारी चेतना अनायास केंद्रित हो जाती है। चेतना का किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होने को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान या अवधान। ठीक, जिसपे हमारी चेतना केंद्रित हो जाए। अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता चेतना को केंद्रित करना है। ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर हमारी चेतना किसी विषय वस्तु में केंद्रित है तो हम ही उस चीज़ का काफ़ी अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। बिना चेतना के केंद्रित हुए हम अधिगम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपका किसी विषय में मन ही नहीं लगेगा तो आप पढ़ेंगे क्या? ठीक, तो मतलब यही हुआ उसका। बिना चेतना केंद्रित किए अधिगम असंभव नहीं है। बिना चेतना केंद्रित किए अधिगम असंभव नहीं है। ध्यान को और अधिक स्पष्ट करते हुए भाई यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि रॉस कहते हैं कि अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। और डम्बिल ने कहा है, डम्बिल वाली आप एकदम याद कर लीजिए। हो सकता ये ऐसे क्वेश्चन टेट में भी बन जाते हैं कि ये किसने कहा। ठीक, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। तो डीएलएड के अलावा टेट में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो डम्बिल वाले कथन को आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अवधान के प्रकार यहाँ पे हैं, देखते हैं क्या है। तो रॉस के अनुसार अवधान दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक हो गया और एक अनैच्छिक हो गया। और इसी ऐच्छिक को भी दो भागों में बांट दिया है, विचारित और अविचारित। और अनैच्छिक को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, सहज और बाध्य। तो उन्हीं को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऐच्छिक देखते हैं क्या होता है ऐच्छिक अवधान। इसमें हम अपनी भाई इच्छा से, ये जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपनी इच्छा से केंद्रित करते हैं।
किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये भी दो प्रकार का था, विचारित और अविचारित। विचारित क्या होता है कि इसमें किसी बात पर ध्यान लगाने के लिए अच्छी तरह से विचार या प्रयत्न करते हैं, और अविचारित में भाई इसमें ध्यान लगाने में किसी भी प्रकार का हमें विचार नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हम लोग आगे अनैच्छिक पे आते हैं। तो अनैच्छिक अवधान क्या होता है कि इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा, अभिरुचि, उद्देश्य तथा प्रेरणा का महत्व नहीं होता। इसमें अनायासी बिना इच्छा के किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण होता है, या अवधान जन्मजात अभिरुचियों पर निर्भर होता है। ठीक, और यह भी दो प्रकार का होता है, एक सहज हो गया और एक बाध्य हो गया। सहज क्या होता है कि भाई इसमें किसी प्रकार की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से व्यक्ति का ध्यान स्वाभाविक रूप से किसी वस्तु की ओर आकृष्ट होता है, जैसे बालक का खेल में ध्यान लगाना। ठीक है, और बाध्य क्या होता है, इसमें बाध्य होकर किसी दर्शन पर ध्यान लगाना पड़ता है, जैसे तेज आवाज़ होने पर ध्यान का उस ओर केंद्रित होना। ठीक, तो ये प्रकार थे, आप लोगों ने देख लिया। और उनके जो प्रकार के भी प्रकार थे, जैसे कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दो हो गए, और उनके दो दो अपने अलग अलग, तो उनको भी आप लोगों ने देख लिया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ध्यान और रुचि में क्या संबंध है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो भाटिया कहते हैं कि रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक होती है। ये भी कथन इम्पॉर्टेंट है। और जैसा भी इन्होंने कहा है, तो इनके कहने के अनुसार क्या कहा जा सकता है कि भाई रुचि तथा ध्यान दोनों ही ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक होते हैं, अतः इन दोनों में घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। ठीक, और रुचि और ध्यान के संबंध में तीन मत प्रचलित है। देखते हैं वो कौन कौन से मत हैं। तो ध्यान रुचि पर आधारित होती है। ठीक, पढ़ते हैं क्या लिखा है, ध्यान जो होती है वो रुचि पर आधारित होती है। तो इस धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनमें उनकी रुचि होती है। ठीक, जिस बालक की गायन में रुचि है वह गायन से संबंधित क्रियाएं करेगा। समझे कि मतलब ध्यान जो होता है वो रुचि पर आधारित है। ये तो हो गया पहला मत। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा लिखा है कि रुचि जो होती है वो ध्यान पर केंद्रित होती है। कैसे? इन समर्थकों को, भाई जो इसको मानते हैं वो समर्थकों का कहना है कि रुचि का आधार ध्यान होता है। एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक, सिंपल है। तीसरा कहता है कि भाई रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, कैसे इसको भी देख लेते हैं। तो एक मतलब तीसरा मत यही है कि रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के एक तरफ रुचि है तो दूसरी तरफ ध्यान। इसका मतलब यही होगा ना, दो ही पहलू होते हैं, एक तरफ रुचि दूसरी तरफ ध्यान। अतः यह प्रश्न करना निरर्थक है कि ध्यान तथा रुचि में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में रॉस क्या कहते हैं कि ध्यान तथा रुचि एक सिक्के के पहलुओं के समान है। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान के कारण उस वस्तु के लिए उसमें रुचि जागृत हो जाएगी। ठीक है, ये रॉस महोदय कहते हैं। ऐसे ही क्रो एंड क्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, तो ये आप लोगों ने समझ लिया तीन मतों से कि कैसे रुचि और ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, तो भाई बाह्य कारक होते हैं, कुछ आंतरिक कारक होते हैं। सबसे पहले बाह्य कारक देखते हैं। तो बाह्य कारक में 5 से 6 हैं मेन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तेजना का स्वरूप। ठीक है, का है उत्तेजना का स्वरूप। तो अच्छी या निश्चित रूप वाली वस्तुएं हमारा ध्यान आकर्षित करने में सफल होती हैं। जैसे बगीचे में अन्य फूलों के बीच गुलाब का फूल हमें आकर्षित कर लेता है। तो भाई उसका स्वरूप कैसा है ये भी डिपेंड करता है। तीव्रता, ठीक, उत्तेजना की तीव्रता अपनी तीव्रता के कारण भी हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। ठीक, जैसे तीव्र प्रकाश या फिर तीव्र ध्वनि या तीव्र गंध। ऐसे ही उत्तेजना का आकार, ठीक, छोटे आकार की वस्तु की अपेक्षा जो बड़े आकार की वस्तु हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करती हैं, जैसे बड़े अक्षर या पूर्ण चंद्रमा। ठीक, या साइकिल की अपेक्षा कोई कार। उत्तेजना की स्थिति, ध्यान पर उत्तेजना की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपे जो समाचार होते हैं वो। और उत्तेजना की गति, ठीक, तो गतिशील वस्तुओं पर ध्यान सरलता से आ जाता है, जैसे बुझते बल्ब या चलती ट्रेन। उत्तेजना की नवीनता, ठीक, कोई चीज़ भाई जितनी नवीन होगी, जैसे नवीन वस्तुएं, नए खेल आदि, हमारा जो ध्यान होता है आसानी से आकर्षित करते हैं। 7वां पॉइंट है कि भाई उत्तेजना की दुर्बलता। ठीक, तो वातावरण में दुर्लभ वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान जल्दी जाता है, जैसे गाय बकरी की अपेक्षा शेर, जिराफ, भालू की ओर हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। उत्तेजना की रहस्यमयता, ठीक, ये क्या है कि रहस्यमय वस्तुओं की ओर उन्मुखता के कारण जल्दी ध्यान जाता है, जैसे जादू के खेल। ऐसे उत्तेजना की परिवर्तनशीलता,
कोई वस्तु चलते चलते यदि रुक जाए तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, जैसे चलती हुई गाड़ी का रुकना, या उत्तेजन की अवधि, उत्तेजना की विषमता, उत्तेजना की पुनरावृत्ति। ऐसे 12 पॉइंट हैं कारण में, बाह्य कारण में। तो इनमें से आप 5-6 ध्यान में रख सकते हैं। पूरी 12 को ध्यान में रखना अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 से 6-7 पॉइंट बहुत है। अब देख लेते हैं कि भाई इसके आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो भाई आंतरिक कारक में पहला है आवश्यकता। ठीक, जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है उस पर हमारा ध्यान जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति का जो ध्यान कहाँ रहेगा, खाने का। जैसे आपने एक कार्टून देखा होगा, मोटू और पतलू। उसमें क्या होता है भाई, मोटू का ध्यान हमेशा समोसे में रखा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है। समझे ना, मतलब यही है आवश्यकता। आगे है रुचि। भाई हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान जाता है। ये भी बात हो गई। आदत, तो आदत के अनुकूल हम वस्तुओं पर ध्यान देते हैं। जैसे चाय पीने की भाई जिनको आदत होती है उनका ध्यान चाय की दुकान पर जाता है। तो ये आंतरिक कारण हो गया, और पीछे आप लोगों ने बाह्य कारण भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि बच्चों में हम रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक, तो पहली है कि पाठ्यक्रम का संबंध उन बातों से किया जाए जिनमें बच्चे स्वयं रुचि रखते हो। ठीक है। दूसरा है कि छोटे बच्चों की रुचि आवश्यकता केंद्रित होती है, अतः पढ़ाते समय विषय वस्तु को आवश्यकता से संबंधित करके उनमें रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे पाठ रोचक बन जाता है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है जो उनके मानसिक स्तर व अनुकूल कार्य कराते हो। ठीक है, और विभिन्न रुचियों से होने वाले लाभों में से परिचित कराना चाहिए। रुचियों का संबंध आदतों से जोड़कर उनकी रुचियों को हम लोग स्थायी बना सकते हैं, या नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर, और बच्चों के सामने किसी समस्या को प्रस्तुत करके या पाठ का आरंभ करते समय बच्चों की रुचि जागृत होती है। कक्षा में बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता कराएं। रुचि जागृत करने व ज्ञान वृद्धि के लिए बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं कि हम उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कई कारण है, आप इस स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न पर, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। बाकी जो मेन क्वेश्चन थे इस लेसन के वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, और ध्यान और रुचि के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वो क्या है। तो देखते हैं कि ध्यान और रुचि का संबंध आपने पीछे पढ़ लिया है डिटेल में। तो देखते हैं कि लिखा है कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है, और व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उनकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता। ध्यान से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है। ठीक, वही क्या होता है, ध्यान होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एग्जाम में कि ध्यान से आप क्या समझते हैं, ध्यान के प्रकार कितने हैं, रुचि किसे कहते हैं। ऐसे ही नॉर्मली 1-1 नंबर के या 2 नंबर में मैक्सिमम आता है, तो कारण भी पूछ सकते हैं। आगे है कि ध्यान के प्रकार, तो ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान आप पढ़ चुके हैं, और रुचि के एक जन्मजात रुचि होती है और एक होती है अर्जित रुचि। लास्ट क्वेश्चन है कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर, ठीक, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, क्या कहलाता है? तो वह होगा रुचि। ठीक है, ये 2015 में दोनों क्वेश्चन आए हुए भी हैं। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या होते हैं? अभिरुचि, इंटरेस्ट या अभिवृत्ति या एटीट्यूड। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, यहाँ पे हो चुके हैं। और इसी के साथ जो हमारा वीडियो है आज का ध्यान और रुचि का यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी मैं आपको नए से नए वीडियो लाते रहूँगा आपके विषय के अनुसार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।